Hello friends, so let's come to the new paper of 2024. We will start with the first question. First question, in which of the following state in India the sun rays are never perpendicular? Bihar, Chhattisgarh, Manipur, Rajasthan. तो ए भी सन स्टिक परपेंडिकुलर मतलब आपको बोल रहा है दिस इज़ द अर्थ, दिस इज़ द इक्वेटर, ये 23.5 है, ये 23.5 साउथ है। अब सन जो है आपको पता है यहाँ से यहीं तक मूव करता है, तो सन परपेंडिकुलर कौन कौन से स्टेट में होगा और नेवर मतलब सन परपेंडिकुलर किस स्टेट में नहीं होगा। तो वी टॉक अबाउट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होती है 8 स्टेट से। इंडिया के 8 स्टेट्स में आते हैं। सबसे पहला गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। तो कहाँ से नहीं पास होती आपको पता होना चाहिए। बिहार एंड मणिपुर से पास नहीं होती, 1 और 3 से पास नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाँ, कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला है दादर एंड नगर हवेली 1961 में इंडिया का पार्ट बने, पर वो पोर्टुगीज़ रूल कर रहे थे अंटिल 1961। फिर पौंडीचेरी एंड चंद्र नागौर फ्रांस के रूल के अंदर था। गोवा को 1961 में स्वतंत्रता मिली। इफ़ वी गो बाय द स्टेटमेंट 19 पौंडीचेरी एंड चंद नागौर जो है वो फ्रांस कंट्रोल कर रहे थे, सेकंड सही है। दादर एंड नगर हवेली 1961 का ही हिस्सा थे बट पोर्टुगीज़ रूल कर रहे थे, एंड गोवा भी पोर्टुगीज़ के अंदर ही था, और गोवा जो है 1961 में उसको स्वतंत्रता मिली। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तो क्वेश्चन 2 का ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब आपको पता है 2 टाइप के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट इज़ लेजिस्लेचर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशरी, लेजिस्लेचर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर इंडिपेंडेंट एंड नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव इस ऑप्शन इज़ करेक्ट। इफ़ वी टॉक अबाउट दिस, तो यहाँ पे जो है दैट इज़ थर्ड का डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, बिकॉज इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए अडॉप्ट किया बिकॉज क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश रूल कर रहे थे और वहाँ भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। इन दिस सिस्टम कोई भी स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में, बिकॉज एग्जीक्यूटिव इज़ फुली रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर इटसेल्फ। तो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ने चेक्स एंड बैलेंसेस प्रोवाइड किया है कि एग्जीक्यूटिव के जो लेजिस्लेचर के जो चेक्स एंड बैलेंसेस है उसको आप चेक करिए, अकाउंटेबिलिटी होल्ड करिए। तो एग्जीक्यूटिव हमेशा लेजिस्लेचर के रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। एट द सेम टाइम जुडिशरी हैज़ द पावर टू कंट्रोल द बोथ लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, एंड इट विल declare unconstitutional acts and invalids if the laws are passed which are not balance the constitution। ठीक है, तो none of the above option is correct। next question is assertion and reasoning का है। फर्स्ट इज़ द मिलिट्री क्या बोला है। फोर्थ का प्रारंभ में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। ठीक है, मतलब टर्कीज रूल कर रहे थे। फिर अंग्रेजी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित किया गया था। इफ फोर्थ बाय द ऑप्शन येस, आंसर ए एंड आर इज़ करेक्ट, बिकॉज मिलिट्री सिस्टम ऑर्गेनाइज की गई थी मुगल्स के टाइम पे, स्पेशल इंपॉर्टेंस थी। मुगल्स की मिलिट्री सिस्टम की बात करें, ये बाबर के टाइम पे स्टार्ट हुई थी, और कैवेलरी को इसमें हस्मे कल्ब और कुर्ची मुगलिया बोला जाता था। फिर बाबर ने अपॉइंट किया था मिलिट्री ऑफिसर्स को एज अ गवर्नर टेरिटरीज़ को वो करने के लिए। फिर अकबर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आर्मी को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करने के लिए, और उन्होंने जागीर्स ग्रांट करना स्टार्ट की इन टर्म्स जागीर देना स्टार्ट की। ही बिगन पेइंग सोल्जर्स इन कैश। ठीक है, तो खिलजी डायनेस्टी जो थी उन्होंने इंपॉर्टेंट मिलिट्री रिफॉर्म्स किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। 5 की अगर बात करें तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एनेक्टेड इन 1986 वॉज लास्ट अमेंडेड। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की अगर बात करें तो वो लास्ट कब अमेंड हुआ था। नन ऑफ द अबव, बिकॉज
सॉरी बिकॉज वो लास्ट में अमेंड हुआ था 1991 में। ओके, तो याद रखिएगा। तो 1986 का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है लास्ट अमेंड हुआ था 1991 में और 1992 में आया था। ये एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है जो जितने भी सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज़ हैं उनको कोऑर्डिनेट करने के बोलता है रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल लॉस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज इन इंडिया नॉट इशूड देयर ओन कॉइन्स। किस डायनेस्टी ने इंडिया का खुद का कॉइन्स इशू नहीं किया था? तो पालवाज ने नहीं इशू किया था। बाकी चालुक्यास, शाकास, चोलास, राजपूतास सब ने जो है अपने कॉइन्स को इशू किए थे, बट पालवाज ने नहीं किए थे। ओके, शाकास, कुशांस एंड गुप्तास ऑल इशूड देयर ओन कॉइन्स, देयर रेंज गोल्ड, कॉपर, सिल्वर जिसमें भी रहते थे। कोई भी क्लियर कॉइन का मेंशन नहीं है पालवास के टाइम पे। लेटर दीज कॉइन्स वर यूज्ड इन ट्रेड एंड एक्सचेंज विद ईस्टर्न एंड अदर किंगडम्स। देयर इज़ नो क्लियर एविडेंस ऑफ नेम ऑफ द कॉइन्स। नेक्स्ट इज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल जो है बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज सारे फंक्शंस यहीं पर होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। और सारे प्लांट्स और एनिमल्स जितने भी सेल मेम्ब्रेन ब्राउन स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, उसमें साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। ठीक है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज द न्यूक्लियस। इसके बीच में जो लिक्विड वाला मटेरियल होता है दैट इज साइटोप्लाज्म। मोस्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ अकर होती हैं साइटोबॉलिज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। डैश बगीरा पर्वत शिखर पर स्थित है। ठीक है, इफ़ वी टॉक अबाउट 8th क्वेश्चन, तो अलीगढ़ किला, रानी झांसी का किला, देवगढ़ फोर्ट एंड रामनगर फोर्ट, ये सारे फोर्ट्स जो हैं वो एमपी में है। और रानी झांसी का जो किला है दैट इज़ रानी दुर्गावती फोर्ट जो है, इट्स अ हिल स्टेशन जो बगीरा पर्वत मतलब बगीरा उस पर है जो कि छतरपुर में है। ठीक है, तो दैट इज़ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट इज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स गंधार स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज नोन एज। गंधार आर्किटेक्चर जो है इंडो ग्रीक्स को बोला जाता था बिकॉज इंडो ग्रीक्स आए थे पोस्ट मॉडर्न टाइम पे। पोस्ट मॉडर्न टाइम पे इंडो ग्रीक्स आए थे, उन्होंने कुशांस ने जो है गंधार आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर को बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया था, तो इंडो ग्रीक आर्ट भी इसीलिए उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। मैच द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स विद देयर कंसर्न रूलर। ठीक है, तो किसने किसने क्या क्या इस्टेब्लिश किया था? इफ़ वी टॉक अबाउट दिस, तो डबल डोम याद रखिएगा। जब लोधी आए, लोधी जो थे वो सबसे लास्ट में आए थे, तो डबल डोम जो है सिकंदर लोधी ने स्टार्ट किया, तो ए का 4th होगा। ठीक है, अब बी की बात करें, ऑक्टागोनल टॉम्ब। ऑक्टागोनल टॉम्ब जो है वो शेरशाह ने स्टार्ट किया था बिकॉज शेरशाह जो थे, शेरशाह सूरी आए थे। ठीक है, उन्होंने स्टार्ट किया था, तो इससे जाएं तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ए का 4th। ट्रू आर्क सिस्टम जो है वो हमारा बलबन ने ही स्टार्ट किया था एंड गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह ने स्टार्ट किया था। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, विच मैच द फॉलोइंग। इसमें भी मैच करना है हमको चीज़ों को। सबसे पहले अगर बात करें तो हाइग्रोमीटर जो है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूजीसी नेट में। ठीक है, हाइग्रोमीटर से क्या मेजर करते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं। ठीक है, अब लैक्टोमीटर से ऑब्वियसली हम प्योरिटी ऑफ मिल्क मेजर करेंगे। ठीक है, वोल्ट मीटर से हम क्या मेजर करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। और एमीटर से इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो लैक्टोमीटर से ए का हमारा 4th होगा, तो ए का 4th इज दिस। हाइग्रोमीटर सी का हमारा 2 होगा, ए का 4th, सी का 2। इसमें भी 4th में 2 है, इसमें भी 4 और 2 है। ठीक है, सो इफ़ वी गो बाय द स्टेटमेंट एमीटर से इलेक्ट्रिसिटी मतलब सेकंड का 1, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। बिफोर द इंसेप्शन ऑफ फर्स्ट 5-year प्लान विच अमंग द फॉलोइंग प्लान्स वर इनिशिएटेड इन इंडिया। बॉम्बे प्लान, पीपल्स प्लान, सर्वोदय प्लान एंड गांधीयन प्लान। अब पहले फर्स्ट 5-year प्लान के पहले कौन कौन से प्लान्स हमने इंक्लूड किए थे इंडिया में? तो इंडिया का 5-year प्लान आपको पता है 1951 से स्टार्ट हुआ था, हैड ऑलरेडी प्रपोज बिफोर द मेजर वंस। ठीक है, जैसे कि बॉम्बे प्लान 1944 में आया था। ठीक है, जो बॉम्बे में आया था। फिर उसके बाद पीपल्स प्लान 1945 में आया था एम एन रॉय के द्वारा। सर्वोदय प्लान जो है वो महात्मा गांधी लेकर आए थे प्रेजेंटेड, और गांधीयन प्लान 1944 में आया था। तो इफ़ वी गो बाय द स्टेटमेंट इन दिस, तो 12th का हमारे चारों जो है ये फर्स्ट 5-year प्लान के पहले आए थे। ओके, सो इन दिस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। एयर इज, अब एयर क्या होता है? एयर ऑलवेज अ कंपाउंड, एयर ऑलवेज अ मिक्सचर,
a compound in pollution free zones, a mixture in industrial zones. If we go by the statement, is always a mixture. Air is a mixture of gases like including nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor, hydrogen and other gases, and this statement is already mentioned in the class 11th NCERT book of atmosphere वाले chapter में आप जाएंगे तो वहाँ पे mention है. तो air is always a mixture. Next question is question number 14. The total fertility rate in an economy is defined as, in an economy if we talk about the fertility rate अभी गवर्नमेंट ने बोला है 2.1 करनी है. So go by the statement, the number of children born per 1,000 people in population in a year, the number of children born to a couple in their lifetime in a given population, the birth rate minus the death rate, the average number of live birth a woman would have at the end of her child bearing age. तो 14th का आंसर नंबर डी इज़ करेक्ट. तो फर्टिलिटी रेट मतलब चाइल्ड बियरिंग एज में वुमेन अपने बच्चे कितने पैदा करती है, दैट इज़ 15 to 49 ईयर्स में वुमेन कितने बच्चे पैदा करती है, दैट इज़ फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट. तो 14th का डी ऑप्शन इज़ करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 15, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन. अकॉर्डिंग टू ISFR, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, दिस फुल फॉर्म इज़ इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, रिगार्डिंग उसके रिगार्डिंग अगर बात करें तो इसमें पूछा है कि डेंस और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की कितना इंक्रीज़ हुआ है. तो इफ़ वी गो बाय द स्टेटमेंट, इट विल इंक्रीज़ बाय 1445 स्क्वायर किलोमीटर जो है उसमें इंक्रीज़ हुआ है. तो इट टॉक्स अबाउट डेंस एंड मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं 1445 स्क्वायर किलोमीटर के से. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 15th क्वेश्चन. अब आप मुझे इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट रिलीज़ कौन करता है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे. ओके, सो थैंक यू सो मच. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम just comment me on the comment section.